हेलो एंड वेलकम टू द जीएस वॉल्ट बाय संदीप। पॉलिटी फैक्ट्स की इस सीरीज़ में हम आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देख रहे हैं, जिसमें आज हम पार्ट सेकंड यानी कि सिटीजनशिप वाला पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक के आर्टिकल्स दिए गए हैं। और इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ एक प्रोविजंस बनाए गए हैं। कुल मिला के इसमें 6 आर्टिकल्स हैं, 6 या 7 आर्टिकल्स हैं 5 से लेके 11 के बीच में। और इन आर्टिकल्स के माध्यम से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई, कमेंसमेंट हुआ, उस समय लोगों के सिटीजनशिप की स्टेटस क्या थी और आगे चल के सिटीजनशिप कैसे डिसाइड होगा, इससे रिलेटेड प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो जल्दी जल्दी आर्टिकल्स देख डालते हैं। ये जैसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 5। ये बताता है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब संविधान की शुरुआत हुई उस समय सिटीजनशिप का स्टेटस क्या होना था। इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं ये आर्टिकल नंबर 5 में किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन कोई भी व्यक्ति इस डेट से पहले जो बॉर्न इन इंडिया, जो भारत में पैदा हुआ होगा, या उसके माता पिता ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, या ईदर है ना, माता या पिता दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 से पहले पिछले 5 वर्षों से, लास्ट 5 ईयर्स से इंडिया में ऑर्डिनरली रेजिडेंट रहा हो या इंडिया में रह रहा हो, है ना, रिजाइडिंग इन इंडिया। तो ऐसे सारे लोगों को जो है इंडिया का सिटीजन मान लिया जाएगा विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ही संविधान शुरू होगा इन सभी लोगों को भारत का सिटीजन मान लिया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 5 कह रहा है। नेक्स्ट उसके बाद एक आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 6 जो है रिलेटेड है कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं या पाकिस्तान से इंडिया को माइग्रेट कर गए हैं, है ना, तो राइट्स ऑफ द पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, है ना, हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, ऐसे लोगों के सिटीजनशिप से रिलेटेड क्या प्रोविजंस होंगे, ये आर्टिकल नंबर 6 में किया गया है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें जो आज़ादी मिली 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, ये आज़ादी जो है पार्टीशन के साथ आई। और पार्टीशन जो है, इट वाज नॉट जस्ट अ पार्टीशन ऑफ द लैंड, बट इट वाज आल्सो अ पार्टीशन ऑफ द पीपल। इट वाज अ पार्टीशन ऑफ पीपल, लोगों का भी विभाजन हुआ था। तो ये ध्यान रखना है कि केवल ज़मीनों का ही विभाजन नहीं हुआ, बल्कि लोगों का भी विभाजन हुआ। तो बड़े पैमाने पे, है ना, ऑन अ लार्ज स्केल पीपल मूव्ड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान एंड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया बेस्ड ऑन देयर रिलीजन्स। तो आर्टिकल नंबर 6 कहता है कि ऐसे सभी लोग जो 19 जुलाई, एक डेट देते हैं कि 19 जुलाई 1948 से पहले ऐसे सभी लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे, इन लोगों को ऑटोमेटिकली भारत का सिटीजन मान लिया जाएगा। 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग इंडिया आ गए थे, इन लोगों को इंडियन सिटीजन मान लिया जाएगा। और ऐसे लोग जो आफ्टर दिस डेट इंडिया आए होंगे, है ना, आफ्टर दिस डेट वो माइग्रेटेड टू इंडिया, दे मस्ट रजिस्टर देमसेल्व्स विद एन ऑफिसर डेजिग्नेटेड फॉर द सेम, है ना। तो ऐसे सभी लोग जो इस डेट के बाद आए उनको, है ना, कोई भी एक ऑफिसर जो भारत सरकार तय करती है इस पर्टिकुलर रिलेशन में कि इस काम के लिए, उसके साथ अपने को रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है उनको भारत की सिटीजनशिप दी जाएगी। तो ये आर्टिकल नंबर 6 कह रहा है। ये किससे रिलेटेड है? फॉर द पर्सन्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। उसके बाद एक अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 7। ये कहता है कि वो सिटीजन्स या कह लें कि वो पर्सन्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, पर्सन्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, उनके सिटीजनशिप राइट्स क्या होंगे, है ना, फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान उनके सिटीजनशिप राइट्स क्या होंगे। ये सारे इससे रिलेटेड प्रोविजंस जो हैं ये आर्टिकल नंबर 7 में किए गए हैं। अब क्या प्रोविजंस किए गए हैं भाई इससे रिलेटेड? तो आर्टिकल नंबर 7 कहता है कि फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947, ठीक है, से पहले या उसके, है ना, कि फर्स्ट क्या कह रहे हैं कि
कि ऐसे सारे व्यक्ति है ना जो 1 मार्च 1947 1947 से पहले ना भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए हों, भारत से पाकिस्तान चले गए हों, ऐसे सभी लोग जो हैं भारत का नागरिक नहीं रहेंगे। दे शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और ऐसे लोग जो भारत से पाकिस्तान तो गए लेकिन पाकिस्तान से वापस इंडिया चले आए, उनको माना जाएगा कि वो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं। भले ही उससे पहले क्यों ना आ गए हों वापस, बट उनको कंसीडर यही किया जाएगा कि दे हैव रिटर्न आफ्टर 19 जुलाई 1948। और जो प्रोसीजर है कि दे मस्ट रजिस्टर देमसेल्व्स विद एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, वो प्रोसीजर इनके साथ भी लागू होगा। उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। यानी इंडिया छोड़ के पाकिस्तान गए और फिर अगर वहाँ से वापस आ गए तो दे विल हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, और उसके बाद ही फिर जो है इनको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, है ना, भारत की सिटीजनशिप दी जाएगी। तो ये आर्टिकल नंबर 7 कहता है। उसके बाद एक अगला आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 8। ये कंसर्न्ड है विद द पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो ऐसे पर्सन्स, ऐसे लोग जो भारत के बाहर रहते हैं लेकिन जो भारतीय ओरिजिन के हैं, भारतीय मूल के हैं, है ना, उन लोगों की सिटीजनशिप से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, ये प्रोविजंस जो हैं आर्टिकल नंबर 8 में किए गए हैं। और ये कहता है कि ऐसे लोगों को जो है भारत का नागरिक होने का अधिकार है। तो ऐसे सारे लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इंडियन सिटीजन थे, या जिनके फादर और मदर इंडियन सिटीजन थे, और इस समय करेंटली एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान लागू होते समय, है ना, ये ऐसे लोग जो भारत के बाहर रह रहे हैं, उनको भी भारत का नागरिक बनने का अधिकार है। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड दैट दे रजिस्टर देमसेल्व्स, दे विल हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद द इंडियन एम्बेसी, है ना, जो भी नियरेस्ट एम्बेसी होगी, जो भी नियरेस्ट कॉन्सुलेट होगा इंडिया का, उस कॉन्सुलेट के साथ उनको अपने आप को रजिस्टर करना होगा एज एन इंडियन सिटीजन। क्लियर है? तो उस आधार पे जो है उनको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो ये आर्टिकल नंबर 8 कह रहा है, और इट इज़ रिलेटेड विद पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये ध्यान रखना है ना, ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं, यानी जिनके माता पिता भारतीय रहे हों, उन्हीं को हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहेंगे। माता पिता, दादा दादी, कोई भी एक एंसेस्टर इंडियन ओरिजिन का रहा हो, तो ऐसे लोगों को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहेंगे। तो जो आज़ादी के समय या संविधान के लागू होने के समय भारत से बाहर रह रहे थे, वो लोग अपने को भारत की किसी भी एम्बेसी या कॉन्सुलेट में रजिस्टर करके इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं, ऐसा आर्टिकल नंबर 8 कह रहा है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 9 आता है। आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि इफ़ एन इंडियन सिटीजन, if an Indian citizen acquires the citizenship of some other country, citizen acquires the citizenship of some अदर कंट्री, अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, तो ऐसे केस में उसकी भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त मान ली जाएगी। एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री, तो और कैसे होना चाहिए, वॉलंटरली होना चाहिए। ये नहीं कि दबाव में आके या ज़बरदस्ती उससे जो है ना, वॉलंटरी अगर एक्विजिशन होता है कि वॉलंटरली अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप शैल बी टर्मिनेटेड। ये आर्टिकल नंबर 9 कह रहा है कि उसकी इंडियन सिटीजनशिप विल बी टर्मिनेटेड। विल बी टर्मिनेटेड, विल ज़्यादा कंपेलिंग वर्ड नहीं है, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं संविधान में, शैल बी टर्मिनेटेड। इज इंडियन सिटीजनशिप विल बी शैल बी ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड, अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल नंबर 9 कह रहा है। उसके बाद एक अगला आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि पार्लियामेंट सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, सब्जेक्ट टू एनी लॉ, सब्जेक्ट टू अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि संसद अगर कोई कानून बनाती है तो उस कानून के अधीन, उस कानून को मद्देनज़र रखते हुए, उस कानून को कंसिडर करते हुए जो लोग भारत के नागरिक हैं, है ना, उनके नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे। कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, यही टाइटल है हमारा आर्टिकल नंबर 10 का, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता के अधिकारों का बने रहना। यानी कि पार्लियामेंट बाई लॉ जो भी प्रोविज़न बनाएगी, जो भी कानून बनाएगी, वो सब तो लागू होंगे, बट अदरवाइज लोगों के नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे। जो नागरिक हैं, है ना, एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे, है ना। ये आर्टिकल नंबर 10 कह रहा है। और उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि ऑल लॉज रिगार्डिंग
all laws regarding the citizenship of India, regarding the citizenship of India shall only be made by the parliament. Citizenship of India shall be made only by the parliament. तो ऐसे सारे कानून जो कि भारत की सिटीजनशिप से रिलेटेड हैं वो केवल संसद द्वारा बनाए जा सकते हैं। केवल संसद ही ऐसे सारे कानून बना सकती है, नॉट द असेंबलीज ऑफ अ स्टेट। किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इस प्रकार के कानून नहीं बना सकती। तो ये हमारे आर्टिकल्स थे ना। तो आपसे अगर कभी डायरेक्ट सवाल पूछा जाए कि हु हैज़ द अथॉरिटी और हु हैज़ द पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो हम कहेंगे कि द पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी और द पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। और इसमें एक दो चीज़ें ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये कि हमने आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक देखा, बट नोवेयर वी सॉ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिफाइंड सिटीजनशिप। नोवेयर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन सिटीजनशिप। ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमारा संविधान सिटीजनशिप होता क्या है ये डिफाइन नहीं करता, केवल प्रोविजंस बनाता है कि सिटीजनशिप कैसे लिया जाएगा। और जब भारत आज़ाद होगा, भारत का संविधान लागू होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जब एनफोर्स होगा, उस समय सिटीजनशिप का क्या स्टेटस होगा, कौन से लोग कैसे सिटीजनशिप ले पाएंगे, ये सारे प्रोविजंस तो करता है, लेकिन कहीं भी ये डिफाइन करने की कोशिश नहीं करता है कि सिटीजनशिप की मीनिंग क्या है। तो ये ध्यान रखना है ना कि नोवेयर देयर इज़ अ डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। दूसरी चीज़ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप। भारत का संविधान सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, जिसको हम हिंदी में एकल नागरिकता कहते हैं। तो सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, और सिंगल सिटीजनशिप के दो डायमेंशंस हैं। एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे, सिंगल सिटीजनशिप हैज़ 2 डायमेंशंस। इसको ऐसे समझेंगे कि एक होता है डोमेस्टिकली और दूसरा होता है इंटरनेशनली। पहला डायमेंशन ये है कि एट इंटरनेशनल लेवल, इसका मतलब ये हुआ कि अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन ओनली बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट ऑफ एनी अदर कंट्री। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई इंडिया का है तो इंडियन सिटीजन है, तो उसके साथ किसी अदर स्टेट की सिटीजनशिप जो है वो एक्वायर नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड मान लिया जाएगा। और अगर किसी अदर स्टेट कहने का मतलब, यहाँ पे मैं कन्फ्यूजन ना हो इसलिए स्टेट नहीं लिख रहा हूँ बल्कि नेशन लिख देता हूँ, कंट्री। अगर किसी दूसरे देश का आदमी इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करता है तो इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करने से पहले उसको अपने पुराने देश की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, या ये मान लिया जाएगा कि उसने उस देश की नागरिकता छोड़ दी है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे हो गया। और ये हमें कहाँ दिखाई पड़ता है, तो आर्टिकल नंबर 9 में दिखाई पड़ता है, जो अभी हम लोगों ने देखा ना कि आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है कि इफ एन इंडियन सिटीजन एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री वॉलंटरली, हिज इंडियन सिटीजनशिप विल बी टर्मिनेटेड। ये देखा हम लोगों ने, आर्टिकल नंबर 9 कह रहा है। मतलब क्या कह रहा है कि एक साथ दो देशों की नागरिकता हम नहीं ले सकते। दूसरा डायमेंशन क्या है, डायमेंशन नंबर 1 तो इंटरनेशनल लेवल पे हो गया। डायमेंशन नंबर 2 क्या कहता है कि इन इंडिया a person cannot be a citizen of India plus a citizen of a state, यानी citizen of a state, फॉर एग्जाम्पल यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, है ना, एंड अदर्स। तो इंडिया में कोई आदमी, अ पर्सन कैन ओनली बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही कैन नॉट बी अ सिटीजन ऑफ हिज स्टेट। क्लियर है? तो डायमेंशंस जो हैं सिंगल सिटीजनशिप के दो डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक डायमेंशन है इसका, डोमेस्टिक लेवल पे जो है, और एक डायमेंशन क्या है तो इंटरनेशनल लेवल। सो आई होप कि समझ गए होंगे कि इंटरनेशनल लेवल एज वेल एज डोमेस्टिक लेवल दोनों तरीके से इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है लागू है। और अगर कभी ये सवाल आए कि ये कैसे अप्लाई हो रहा, कौन सा आर्टिकल इसके लिए प्रोविजन कर रहा है, तो आप कहोगे कि आर्टिकल नंबर 11। कैसे आर्टिकल नंबर 11 कैसे कर रहा है? आर्टिकल नंबर 11 कह रहा है कि ओनली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन मेक लॉज रिगार्डिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। केवल भारत की संसद ही सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून बना सकती है, यानी किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली इससे रिलेटेड कोई लॉ नहीं बना सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देयर विल बी ओनली वन लॉ फॉर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इंडिया में उससे अधिक लॉ नहीं हो सकते।
अदर स्टेट्स जो हैं अपने अपने लेवल पे सिटीजनशिप के लिए लॉ नहीं बना सकते, इसका मतलब सिटीजनशिप शैल बी सिंगल, देयर इज नो रूल फॉर सिटीजनशिप ऑफ अ स्टेट। इसके जस्ट अपोजिट आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है, ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है। और ड्यूअल सिटीजनशिप जो यूएसए में है कि एक तो फेडरल सिटीजनशिप है प्लस एक प्रोविंशियल है, स्टेट की सिटीजनशिप होती है। तो यूएसए में हम देखते हैं कि यूएसए का एक आदमी अपने राज्य का भी नागरिक होता है और अपने देश का भी नागरिक होता है, तो यूएसए में इस प्रकार की सिटीजनशिप चलती है। इंडिया में ऐसी सिटीजनशिप जो है अलाउड नहीं है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो ये सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस हुए। इससे ज़्यादा जो डिटेल्ड डिस्कशन होगा वो मैं पॉलिटी के लिए अलग से क्लासेस लेके आऊँगा, जिसमें हम शुरू से लेकर लास्ट तक पॉलिटी के सारे सेगमेंट्स उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब की डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, प्यार से करेंगे, अच्छे से करेंगे और आराम से करेंगे, मतलब विदाउट एनी हेस्ट, विदाउट एनी कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। तो उसके लिए एक अलग सीरीज आएगी। अभी चूंकि केवल फैक्ट्स तक लिमिटेड रहना है हमको, तो इसीलिए इतना पर्याप्त है। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही उत्साह बढ़ाते रहिए। फिर मिलते हैं।